हाँ, क्वेश्चन असाइनमेंट 2 में कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? 72 का फोर्थ। 72 का फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, एक सेकेंड। सेवेंटी थ्री। ओके, 72 का फोर्थ स्टेटमेंट। अच्छा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड फेज। चलो ठीक है, इस चीज को मेंशन कर दे रहे हैं। वैसे जब केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट सबसे लास्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग इस चीज का पार्ट डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, कि जैसे कोई भी कंपाउंड वाले पार्ट सॉलिड स्टेट में कैसे कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग जो भी स्पीसीज जो अपने सिलेबस में है जहाँ पे सॉलिड स्टेट वाला पार्ट होगा, उन चीजों का डिस्कशन करेंगे। XCF6 वाला पार्ट कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, XCF5+ और उसके अलावा F- इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे XCF5+ अगर लेते हैं हम लोग, तो इस केस में XCF5+ में जेनॉन के साथ 5 फ्लोरीन्स होने चाहिए, और जेनॉन वाले पार्ट के ऊपर टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक पॉजिटिव चार्ज मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब 7 7 में से 5 बॉन्ड में चला गया, तो एक लोन पेयर होगा। अगर एक लोन पेयर हुआ तो sp1p2p3d1d2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। हाँ ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ आया प्रियांश? यस सर। और कोई डाउट? 67 कौन सा? 67 हाँ सर 67। 67। ओके, एक सेकेंड। अच्छा, 67 बना किसी से? काफी अच्छा सवाल है ये, मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में, सोच के देखना, काफी अच्छा सवाल है। 67 बना किसी से? नो। नो सर। ओके चलो भाई, ध्यान दो। जैसे सवाल में ऐसा बोला है, इन द कटायन विच इज लीनियर, मतलब ये पूरा का पूरा स्पीसीज लीनियर है, ये सारे के सारे एटम्स एक लाइन के लॉन्ग होंगे। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड जेनॉन एटम्स विल बी। तो जैसे लीनियर शेप की जब हम लोग बात करते हैं, तो लास्ट क्लासेस में जब लीनियर शेप डिस्कस कर रहे होंगे, तो शायद याद होगा कि लीनियर शेप sp हाइब्रिडाइजेशन में आता था सबसे पहली बार। उसके बाद sp2 में नहीं आता था, sp3 वाले पार्ट में नहीं आता था, sp3d में आता था। अगर 3 लोन पेयर होगा तो एक लीनियर शेप आता था, तो ये एक पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। उसके अलावा sp3d2 में हो सकता है अगर 4 लोन पेयर हुआ तो। बट ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जहां पे 4 लोन पेयर होगा और 2 बॉन्ड पेयर भी होंगे, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बन पाता है। अगर जेनॉन भी लेते हैं तो 4 लोन पेयर नहीं एग्जिस्ट कर पाता है वहां पे। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट में लीनियर शेप निकल के आएगा। तो जैसे कार्बन है अगर, तो कार्बन वाला पार्ट तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब तो ये है कि कार्बन वाले पार्ट में कभी भी डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे डी हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं हो सकता। तो कार्बन में एक ही ऑप्शन है, sp। नाइट्रोजन वाले पार्ट में भी यही पॉइंट होगा, नाइट्रोजन वाला पार्ट सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब इसमें भी कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp। और जेनॉन वाले पार्ट में हम लोग के पास डी ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp भी हो सकता है और sp3d भी हो सकता है। लेकिन अगर जेनॉन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। 2 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब है कि जेनॉन वाले पार्ट को टोटल 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा दोनों साइड क्योंकि जेनॉन पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना है केवल, मतलब बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड में डालना पड़ेगा, अदरवाइज लोन पेयर आएगा जिसपे हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में हम लोग काउंट करके चलेंगे ही चलेंगे। तो इस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। sp के लिए हम लोग को 2, मतलब स्टेरिक नंबर 2 चाहिए, तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड का सम 2 के बराबर चाहिए। इस तरीके से तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन भी तो 4 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया, sp3d ले सकते हैं। देख लेते हैं, जेनॉन वाला पार्ट नाइट्रोजन के साथ और फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाया, तो जेनॉन पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 बॉन्ड में चला गया, तो बचा 6। 6 का मतलब 3 लोन पेयर। ये तीनों लोन पेयर ट्रायंगल के फॉर्म में जाएगा, और बाकी एक्सियल पोजीशन पे ये दोनों एटम्स होंगे, मतलब लीनियर शेप निकल के आएगा। तो sp और सबसे लास्ट वाले पार्ट में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी वाला पार्ट आराम से आंसर में कंसिडर कर सकते हैं। काफी अच्छा सवाल है, ध्यान रखने लायक सवाल है।
तो ऐसा सर कंसिडर क्वेश्चन में प्लस चार्ज कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन में तो प्लस चार्ज कौन सा एटम पे आएगा? हाँ प्लस चार्ज कौन से एटम पे, ये भी अच्छा सवाल है इसमें। इससे अगर मान लो कि कार्बन को sp हाइब्रिडेशन चाहिए तो यही एक ऑप्शन है कि HC ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक पॉसिबिलिटी। जेनॉन तो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में ही रहेगा, इसके पास तो प्लस चार्ज हो नहीं सकता। फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बना रखा है, इस तो ये प्लस चार्ज नहीं हो सकता। और एक चीज देखो, अगर नाइट्रोजन को कंसिडर करें तो नाइट्रोजन वाले पार्ट में हम लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 बॉन्ड बना रखा है, तो 4 बॉन्ड तो नाइट्रोजन नहीं बनाता है कभी भी, N प्लस बना सकता है। तो प्लस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है। तो इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड, मतलब इसकी हाइब्रिडेशन आराम से एग्जिस्ट करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? 70. क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में IO2F2 माइनस इज एनालॉगस टू। एनालॉगस का मतलब बताया था सिमिलर टाइप का, तो IO2F2 माइनस अगर कंसिडर करेंगे तो आयोडीन 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसके अलावा 2 फ्लोरीन है और एक माइनस चार्ज है। तो हम लोग 2 काम कर सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज बना सकते हैं या फिर आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज बना सकते हैं। हम तो ये सजेशन देंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज बनाओ, उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपना काम सिमिलर टाइप का ही रहेगा। तो आई के साथ एक O माइनस, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और आयोडीन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है टोटल? तो 7। 7. अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक लोन पेयर। 7 में से 5 चला गया, 5 का मतलब 2 बचेगा, एक लोन पेयर वाला पार्ट। तो हाइब्रिडेशन वाला पार्ट sp3d निकल के आ गया, और sp3d में एक लोन पेयर है। sp3d का शेप जो है एक लोन पेयर के साथ अगर लेते हैं तो सीसो निकल के आता है। तो जिस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा विथ 1 लोन पेयर, तो वहां पे हम लोग आराम से सीसो शेप ले सकते हैं। तो शेप वाला पार्ट निकालने की जरूरत नहीं थी, बट हम लोग क्योंकि डिस्कशन कर रहे थे इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। हाइब्रिडाइजेशन विद सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, तो शेप सेम निकल के आएगा। SF4 है, अगर SF4 में सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन्स हैं और सल्फर के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो चला गया, एक बच गया, यही आंसर होना चाहिए। एक तो और भी आगे देख लेते हैं, HCO2F2। तो X के साथ, सॉरी जेनॉन के साथ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन और 8 में से 6 बॉन्ड, मतलब एक लोन पेयर। ये भी आंसर होना चाहिए यार, मल्टीपल चॉइस तो नहीं है। अच्छा ठीक है, एक ऑप्शन है इसमें, एक लोन पेयर वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d विथ 1 लोन पेयर वाला पार्ट कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं, तो ये भी आंसर होना चाहिए। तो उसके बाद थर्ड वाले केस में अगर जाएंगे तो F2SCO4, सेलेनियम, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, उसके नीचे सेलेनियम का नंबर आता है। तो Sc के साथ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सॉरी O2 दे रखा, और 2 फ्लोरीन्स है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, ये सेलेनियम, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया तो, और लोन पेयर तो बात वैसे भी नहीं कर रहे थे हम लोग, तो ये आंसर अपना नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन वाला पार्ट अपना आंसर निकल के आ जाएगा। और कोई डाउट? सर 61. क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 वाले पार्ट में भाई, हाँ, which reaction involves a change in the electron pair geometry for the underlined elements? अंडरलाइन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किसमें चेंज हो रहा है? तो ज्योमेट्री चेंज करने की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करें तो काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो जैसे अगर हम लोग कंसिडरेशन लेके चले तो ऐसा कर सकते हैं, जो BF3 वाला पार्ट है इसमें बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन दे रखा, sp3. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है। जब BF4 माइनस बनाएंगे तो बोरोन के साथ 4 फ्लोरीन वाला पार्ट दे रखा और -4 सेंट्रल एटम भी था, तो यहाँ पे sp3। तो sp2 से sp3 में गए, sp2 में शेप आता है ट्रायंगुलर प्लानर, जबकि sp3 में शेप आता है ये टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे शेप चेंज हो गया, ये आंसर होना चाहिए। फिर बाकी भी देख लेते हैं, NH3 और NH4 प्लस। तो NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन हैं और एक लोन पेयर,
मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरे वाले केस में NH4 प्लस, तो n के साथ 4 हाइड्रोजन हैं, सेकंड, हाँ 4 हाइड्रोजन है और एक पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगा, शेप अगर पूछता तो अलग है, बट लास्ट क्लास में बताया था, या उससे पहले क्लास में भी, शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री सेम होते हुए शेप अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग इन ये कंसिडर करते हुए काम करते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहाँ पे है, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ज्योमेट्री सेम होगा। फिर उसके बाद SO2 के साथ O2 दे रखा, तो SO2 का मतलब हो गया S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर SO3 लेके चलेंगे तो S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ वाले पार्ट में भी ज्योमेट्री सेम होगा। एंड H2O मॉलिक्यूल लेके चले तो H2O में H के साथ O, 2 लोन पेयर्स, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3 होना चाहिए। और H3O प्लस लेंगे तो ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन आंसर होगा। और कोई डाउट? सर क्वेश्चन 63 का, नहीं सॉरी सर 62 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी। In which of the following molecules number of lone pair and bond pairs on the central atoms are not equal? तो O2F2 है अगर, तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स है, तो कोई भी एक सेंट्रल एटम ले लो, एक सेंट्रल एटम के ऊपर 2 लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। H2 वाले पार्ट में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। I3 माइनस वाले पार्ट में आयोडीन के साथ 2 और आयोडीन है, और उसके अलावा यहाँ पे 3 लोन पेयर, तो बी ऑप्शन में तो नहीं होना चाहिए। आर नॉट इक्वल बोला, ठीक है, तो पहले में तो सी ऑप्शन में बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाले में डिफरेंट है। और SCl2 अगर लेके चले तो सल्फर के साथ 2 क्लोरीन एंड सल्फर पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर, तो ये भी ऑप्शन होगा, मतलब आंसर बी आंसर होना चाहिए इसमें, I3 माइनस। और कोई डाउट? बोलो भी जल्दी, और कोई डाउट? सर 59 का 3 और 4 में जो एनायन कैटायन लिखा है उसको एक्सप्लेन करिए ना। 59 के 3 एंड 4 में, एक मिनट, 59 के 3 एंड 4 की बात करते हैं, अनायन कैटायन। हाँ ठीक है, तो उसमें जैसे, तो इसमें कैटायन तो दे ही रखा है, इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वही चीज मेंशन किया, जैसे अभी मेंशन किया था ना कि XCF6 का सॉलिड फॉर्म क्या होता है, तो सॉलिड फॉर्म में कैटायन अनायंस वाला पार्ट होता है। तो जैसे PCl5 है, तो ये PCl5 वाला पार्ट अंडरलाइन करो इस चीज को, PCl5 वाला जो पार्ट है, ये पार्ट PCl6 माइनस में और PCl4 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका सॉलिड फेज बेसिकली ऐसा होता है। तो इसका अनायनिक पार्ट नेगेटिव चार्ज हो गया, कैटायनिक पार्ट पॉजिटिव पार्ट हो गया, तो यहाँ पे अनायनिक पार्ट दे रखा है PCl6 माइनस। सिमिलर टाइप से जो I2Cl6 है, ये पार्ट ICl2 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और बाकी देख करके समझ सकते हैं कि जैसे I2Cl6 है, तो I2Cl6 वाले पार्ट में से एक तरफ 2 क्लोरीन चला गया, तो दूसरे तरफ कितना जाना चाहिए, तो दूसरे तरफ 4 जाएगा, तो ICl4 माइनस वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ICl3 वाला पार्ट जब सॉलिड स्टेट में जाता है तो ICl2 प्लस में और ICl4 माइनस वाले पार्ट में कन्वर्ट होता है, दूसरा कैटायनिक पार्ट यहाँ पे दे रखा। और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं किसी को? चलो क्लास शुरू करते हैं। सर बुकलेट 1। अच्छा, बुकलेट 1 भी तो था, तो एक सेकंड, बुकलेट 1 वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। कहाँ है बुकलेट 1? हाँ, अच्छा, बुकलेट 1 में तो बहुत सारा होमवर्क दिया था, ये सब क्वेश्चन तो पहले ही दे रखे थे। एक आंसर गलत था शायद किसमें? क्वेश्चन।
कौन से क्वेश्चन में, बुकलेट 1 में या बुकलेट 2 में? बुकलेट 1 में बुकलेट 1 में, ओके। कौन सा क्वेश्चन? 24। 24, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये PCl5 has shape of trigonal bipiramidal structure, ओके। तो इसमें तो ट्वेंटी फोर नहीं, ठीक ही तो आंसर दे रखा है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन, अच्छा हाँ किया तो इधर भी। IF5 देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। नहीं, ठीक दे रखा है, ठीक दे रखा है। 24 था कि कोई और सवाल था? सर sp_d2 होगा ना? किस में? IF5 में? अरे मतलब प्रिंटिंग एरर है भाई, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। चलो ठीक है, वो sp3d2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसमें लिखा है ना ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो हाँ sp3d2। सर, इसलिए लग रहा था। हाँ ठीक ठीक, ओके ओके। सर क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12, चलो भाई क्वेश्चन 12 पे आते हैं। सर बॉन्ड लेंथ तो पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? 12 नंबर। देखते हैं, एक सेकंड रुको। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स आर प्रेजेंट इन HNO? यार ये तो अभी नहीं सॉल्व कर सकते हम, शायद गलती से दे दिए होंगे, कुछ और सोच के दे दिए होंगे। नहीं अभी छोड़ दो, ये सवाल अभी नहीं कर सकते। एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ से ही मतलब नहीं, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट से मतलब है। छोड़ दो, अभी अभी के लिए सवाल रहने दो, ठीक है। गलती से दे दिया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बोलो अगर और कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? बड़ा आसानी से समझ में आ गया सबको टॉपिक। चलो समझ में आ गया है तब तो अच्छी चीज है। कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कशन में अपने को यूज करना होगा। लास्ट क्लास में वो चीजें डिस्कस कर ली थी तुम लोग, और कुछ होमवर्क भी बोला था। ये नोट वाला पार्ट शायद बोला था इससे पहले तक का पढ़ के आने के लिए। नहीं, ये नोट वाला पार्ट शायद पढ़ने बोला था, नहीं सर, पता नहीं क्या नोट से करने बोला पहले। था। नोट से पहले। अच्छा, नोट से पहले पढ़ने बोला था, ठीक है। भूल जा रहे हैं यार, इतने सारे बैच में इतना सारा चीज चल रहा है कि हम ही को याद नहीं रह रहा कि क्या पढ़ने बोले थे, कहाँ पे कुछ याद ही नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, तो नोट से पहले वाली चीजें वैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन तो कर दी थी, सारे शेप्स कैसे होते हैं क्या होते हैं। अगर किसी को किसी पॉइंट में डिफिकल्टी है तो पूछ सकता है, किसी पॉइंट में कोई डिफिकल्टी है तो आराम से पूछ सकता है। सर मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जब डिस्कस किया हुआ है नोट्स में, तो उसमें एक बल्कियर ग्रुप करके आया है, तो वो मतलब क्या हाँ, होता है उसका? बल्कियर ग्रुप, ठीक है, उसका मतलब समझा दे रहे। अच्छा हाँ, वो चीज समझाना था। जैसे बल्कियर का मतलब वर्ड से क्या समझ में आता है? भारी। भारी, ठीक है। तो जैसे जो भारी होगा वो डेफिनेटली बड़ा होगा एटम्स के टर्म में। तो भारी एटम या जो बड़े एटम्स है उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तभी वो बड़े हुए हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा देगा। जैसे उसको ऐसा समझ लो, एक एग्जांपल को थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। मान लो कहीं स्लाइड खाली है, चलो ठीक है, यहीं पे स्लाइड में डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर ऐसा हम लोग डायग्राम मेंशन करके चल रहे हैं कि हम लोग को एक मॉलिक्यूल दिया PCl2F3 और बोला है कि इस मॉलिक्यूल का शेप बताओ और हर एक एटम का पोजीशन बताओ। तो जैसे पहला काम कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो फॉस्फोरस के साथ 2 क्लोरीन दे रखा, 3 फ्लोरीन दे रखा, और फॉस्फोरस पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में चले गए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d निकल के आना चाहिए। तो sp3d का मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें जैसे अपने पास दो पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम लोग फॉस्फोरस के हिसाब से बात करें तो ट्रायंगुलर प्लेन में इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हम लोग एटम्स को डाल सकते हैं, और 2 एक्सियल पोजीशंस भी है जहाँ पे हम लोग एटम्स को डाल सकते हैं।
तो जब हम लोग एटम्स को प्लेस करना शुरू करेंगे तो अपने पास 3 फ्लोरीन्स है और 2 क्लोरीन्स है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग जो फ्लोरीन है उसको यहाँ डाल के दोनों क्लोरीन को एक्सियल पे डाल सकते थे, लेकिन एक्सियल पोजीशन पे तुम लोगों को बताया भी था लोन पेयर वाले पार्ट को एक्सियल पे नहीं डालते हैं, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे रिपल्शन का फैक्टर हाईयर होता है। तो जो बड़ा ग्रुप है मतलब फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इन दोनों में क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो जो बड़ा ग्रुप है उसके रिपल्शन का फैक्टर भी हाईयर होगा। तो जो बड़ा ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा तो ज्यादा रिपल्शन का फैक्टर आएगा। तो इसीलिए इस केस में जो हम लोग का इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये दोनों क्लोरीन किसी 3 में से 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे, और जो फ्लोरीन वाले पार्ट है तो फ्लोरीन वाले पार्ट को हम लोग आराम से ऊपर वाले एक्सियल पोजीशन पे डाल सकते हैं, और फिर एक ऑप्शन बच गया इक्वेटोरियल का। तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जब भी कभी बड़े ग्रुप्स होंगे तो उधर रिपल्शन के फैक्टर को कम रखने के लिए हम लोग आराम से उन बड़े ग्रुप्स को एक्सियल पोजीशन वाले पार्ट पे सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन वाले पार्ट पे प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। तो बेसिकली वही चीज है, लोन पेयर के रिपल्शन का फैक्टर हाईयर होता है तो उसको इक्वेटोरियल पे डालेंगे, डबल बॉन्ड वाला पार्ट का फैक्टर हाईयर होता है रिपल्शन को, उसको इक्वेटोरियल पे डालेंगे। तो जब सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है तो बड़े एटम्स को इक्वेटोरियल पे डालेंगे, ऐसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सर PCl2F3 का ये स्ट्रक्चर का मतलब ये भी तो रीजन हो सकता है कि F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है इसलिए उसको एक्सियल पोजीशन पे डाल दिए। ये है ये फैक्टर, लेकिन उसको हम लोग इस रूल के हिसाब से काम मतलब कंसिडरेशन में नहीं डालेंगे। इस चीज को हम लोग बेंट रूल बोलते हैं, बट ये बेंट रूल एक्चुअल में एनसीईआरटी में कहीं दे नहीं रखा, तो जेईई के सिलेबस में भी ये वर्ड बेंट रूल वर्ड यूज नहीं किया जाता है। तो हम लोग यूज करेंगे इस चीज को, बट हम लोग एक्चुअल में बेंट रूल को किसी दूसरे फॉर्मेट में यूज करके चलेंगे। अभी के लिए हम लोग इस टर्म के हिसाब से काम नहीं करेंगे, हम लोग वेस्पर थ्योरी के रिपल्शन वाले फैक्टर के हिसाब से ही बातें करेंगे। ठीक है, यस सर। और भी डाउट किसी पॉइंट में? बताओ भाई, और कोई पॉइंट? चलो, अगर पॉइंट में डाउट नहीं है तो हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। सर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कंप्लीटली सिमेट्रिकल नहीं होता, क्योंकि उसमें एक्सियल बॉन्ड्स का लेंथ अलग होता है और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का लेंथ अलग होता है, तो इसलिए वो पूरा सिमेट्रिकल नहीं हो पाता। इसलिए भी जैसे जो PCl5 था, वो PCl5 वाला पार्ट अपने आप को PCl6 प्लस और PCl6 माइनस और PCl4 प्लस में डिवाइड कर लेता है, क्योंकि PCl4 प्लस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा जो बहुत सिमेट्रिकल है, PCl6 माइनस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा जो भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो अनसिमेट्रिकल मतलब थोड़ा अनस्टेबिलिटी, तो मॉलिक्यूल अपने आप को ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में रखने की कोशिश करेगा। इसीलिए भी PCl5 वाला जो पार्ट है, मतलब जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाले जो पार्ट होते हैं, वो अपने आप को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उतना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, चलो, जैसे नोट में एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, यही जो अभी डिस्कशन में यूज किया था ना बेंट रूल वाला पार्ट, ये ज्यादा काम का नहीं है वैसे पॉइंट, लेकिन इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करके चले, इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसका साइज स्मॉलर है, तो हम लोग बल्कियर ग्रुप के टर्म में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बल्कियर ग्रुप एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे जा रहा था, मतलब छोटा ग्रुप एक्सेल पोजीशन पे जाएगा, और जो एटम छोटा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। तो इस केस में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज छोटा होगा, मतलब उसका रिपल्शन का फैक्टर कम होगा, विल बी प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। ये बेंट रूल का पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में बेंट रूल कुछ और भी कहता है। जब हम लोग बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे तब वहां पे बेंट रूल वाले पार्ट के डिस्कशन में आएंगे, अभी हम लोग उस बेंट रूल वाले पार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे है बेंट रूल का ही एप्लीकेशन ये भी, बट अभी के लिए हम लोग बेंट रूल के हिसाब से नहीं, एटम्स के रिपल्शन के हिसाब से इस इशू समझेंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, बड़े ग्रुप्स या बल्कि ग्रुप्स प्रेफरेबली इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे अगर बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट सेम तरह का रहा तब। फिर उसके बाद हाँ वही चीज है, जैसे बेंट रूल वाला पार्ट पॉइंट मेंशन तो किया है, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल द एलिमेंट्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म अ लार्जर बॉन्ड हैविंग हायर परसेंटेज p कैरेक्टर। जैसे कोई भी मान लो दो बॉन्ड्स हैं, तो मान लो ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं कि हम लोग का कार्बन के साथ एक क्लोरीन है और कार्बन के साथ एक फ्लोरीन दे रखा,
तो अगर कार्बन के साथ क्लोरीन एंड फ्लोरीन दे रखे हैं तो इसमें होता क्या नॉर्मली कि कार्बन के साथ मान के चलते बाकी दोनों एटम्स हाइड्रोजन थे, इससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। तो एक चीज तो मालूम है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते थे कि सारे के सारे पार्ट में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो 25% के बराबर है, ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते थे। लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेंड रूल ऐसा बोलता है कि जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होंगे उसके बने हुए बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर हाइयर होगा। मतलब फ्लोरीन वाला पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पार्टिकुलर बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर 75% ना हो करके थोड़ा हाइयर होगा। कितना होगा तो 80 होगा, 85 होगा। इस चीज को हम लोग कैलकुलेशन में यूज नहीं करते। वैसे एक हम लोग टर्म यूज करते हैं फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन, जो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे टॉपिक खत्म होने के बाद, बट अभी के लिए हम लोग उस चीज को डिस्कशन में यूज नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए सिंपली जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यहाँ पे परसेंटेज पी कैरेक्टर 75 से हाइयर रहेगा। तो क्लोरीन वाले पार्ट में भी परसेंटेज पी कैरेक्टर वाला पार्ट 75% से हाइयर होगा। तो इससे होता क्या है कि अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर 75 से हाइयर हो गया तो इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला पार्ट 25% वाले पार्ट से कम होना शुरू हो जाता है। दोनों चीज एक ही साथ होती है। तो बॉन्ड तो 100% है। अब 100% में 75-25 था या 80-20 हो गया या 90-10 हो गया। तो अगर पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो एस कैरेक्टर घटेगा, अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो पी कैरेक्टर घटेगा। इस टाइप का कंसिडरेशन ले सकते हैं हम लोग। तो इसमें एक और भी चीज हो सर, सकता है। हाँ बोलो। तो पी कैरेक्टर एस कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है? पी कैरेक्टर एस कैरेक्टर का मीनिंग परसेंटेज के हिसाब से बोल रहे हैं। जैसे मान लो तुम परसेंटेज तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे आप बताए थे, लेकिन हाँ, मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है वही चीज बता रहे। जैसे मान लो कि तुम जब पैदा हुआ तो लोग बोलते हैं ना कि मम्मी पे गया है पापा पे गया है, सुना है ऐसा कभी? हाँ सर। तो उसमें बोलते हैं ना इसकी आंखें मम्मी पे गई है, इसका नाक पापा पे गया है, ऐसा बोलते हैं कि हाँ नहीं बोलते हैं? सर। हमको नहीं समझ में, हमको आज तक नहीं समझ में है कि ऐसा कैसे लोग समझ समझ लेते हैं या फिर देख लेते हैं। बट वो ना कि उस पे गया है, उसका मतलब पापा पे गया है का मतलब यहाँ पे इसके आंखें जो है उसको पापा के जैसी दिखाई दे रही है तो पापा के जैसा कैरेक्टर है। नाक जो है मम्मी के जैसा दिखाई दे रहा है तो मम्मी के जैसा कैरेक्टर है। जो चेहरा है उसको देख के मालूम पड़ जाता है कि मम्मी के जैसा चेहरा है कि पापा के जैसा चेहरा है। तो अगर मम्मी के जैसा चेहरा है मतलब मम्मी का कैरेक्टर ज्यादा है इसमें, पापा के जैसा चेहरा है मतलब पापा का कैरेक्टर ज्यादा है। समझ आया? मतलब जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो s के जैसा ज्यादा दिखेगा और sp3 थोड़ा कम अच्छा दिखेगा अच्छा, ऐसे। वो सेंस में बोल रहा हूँ। उस सेंस में अभी हम लोग आएंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में आएंगे कि एस के जैसा ज्यादा दिखने का और कम दिखने का मतलब क्या है। वो जस्ट अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है? एस के जैसा ज्यादा दिखेगा, पी के जैसा ज्यादा दिखेगा, वो चीज कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? और कैसे ज्यादा दिखेगा कैसे कम दिखेगा उस चीज पे हम लोग आएंगे अभी। वैसे अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अभी इस चीज को हम लोग रहने देते हैं। हम लोग पहले बाकी रूल्स की बात कर लेते हैं। ये बेंड रूल वाले पार्ट को तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस पढ़ के इसको थोड़ा भूल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब बस इसको पढ़ लो और इसके बाद ज्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। तो जैसे ठीक है, इस पॉइंट पे भी हम लोग छोड़ते हैं इसको। अगर आगे लेकर के चले तो आगे ये चीजें दे रखी है, परसेंटेजेस कैरेक्टर और क्या क्या है। तो ये चीज, एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है जो पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम है, मतलब अगर n का वैल्यू सेम है तो ns ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा होता है, np का साइज थोड़ा बड़ा होता है, nd का साइज और बड़ा होगा और nf का साइज सबसे बड़ा होगा। मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो f ऑर्बिटल सबसे लार्जर साइज का होगा, सबसे लंबा होगा। s ऑर्बिटल सबसे न्यूक्लियस से क्लोज रहेगा, सबसे छोटे रेडियस में रहता है। पहला चीज। उसी का आगे ये पॉइंट दे रखा है, since the size of s in the is smaller, therefore hybrid orbitals having larger percentage s character will form a smaller and dense orbital। तो जब जो कैरेक्टर वाले पार्ट की बात कर रहे थे हम लोग, तो जिस ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर ज्यादा होगा वो थोड़ा स्फेरिकल शेप का होगा, थोड़ा बल्कियर टाइप का शेप का होगा और थोड़ा छोटा टाइप का बॉन्ड बनाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो वहां से ये चीज भी रिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस। मतलब जो हम लोग का रेडियस है किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल का, उसको भी हम लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं
अच्छा नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इस चीज को छोड़ो, तो हम लोग पहले की बात कर रहे हैं। जो हम लोग का साइज है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, उसको हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर वाले पार्ट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन किया, साइज ऑफ एस ऑर्बिटल सबसे छोटा होता है, तो जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा होगा, और उसका जो डेंसिटी है या फिर उसका जो शेप है ज्यादा बल्कियर टाइप का रहेगा, ज्यादा भारी टाइप का रहेगा। कैसे रहेगा उस डायग्राम को शायद हम लोगों ने नीचे एक्सप्लेन किया भी होगा, और नहीं किया है तो अभी एक्सप्लेन करते हैं। कहीं तो शेप बनाया होगा क्या, शायद नहीं बना रखे है। चलो छोड़ो, नहीं बना रखे तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। हाँ चलो ध्यान दो। जैसे उसको ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग का हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में हम लोग ऑलमोस्ट ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। ये पार्ट अपना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, लिखने का इसको तरीका वन ऐसे ही नोट में होगा। डिस्कस करिए ना। हाँ ये भी चीज ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, कर लेते हैं। मान लो हम लोगों का हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पार्ट दे रखा है अगर, तो हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेते हुए चल सकते हैं। एक सेकंड। हाँ, जैसे नॉर्मली हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। मतलब एक जो लोब होगा वो बड़ा होगा और दूसरा छोटा सा लोब हम लोग मेंशन करेंगे। ये वर्ड हम लोग लोब यूज करेंगे, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब ऐसा मेंशन करते चलेंगे। और इन जनरल जैसे तुम लोग को याद होगा कि पी ऑर्बिटल था, तो पी ऑर्बिटल में एक प्लस पार्ट था और एक माइनस पार्ट था। तो सिमिलर टाइप से इस हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट में भी हम लोग एक प्लस पार्ट और एक माइनस पार्ट कंसिडर करते हुए करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही हम लोग काम कर रहे होंगे उसमें भी। तो जैसे हम लोग तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को नॉर्मली ऐसा लिखते हैं कि हाँ भाई एक लोब बड़ा है और दूसरा लोब थोड़ा छोटा सा है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। बट एक्चुअल में जो भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स हुए हैं, जो भी एक्सपेरिमेंटल जो भी एनालिसिस आए हैं, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, तो उस केस में जो एक्चुअल शेप है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का, वो ऑलमोस्ट इस टाइप का होता है, अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का रहता है शेप। ये पार्ट रहता है, मतलब एक्चुअल में यहाँ कोई कनेक्शन नहीं होता, न्यूक्लियस के अलॉन्ग हम लोग ऐसा शेप कंसिडर करते हुए काम करते हैं। मतलब एक ऑर्बिटल वाला पार्ट का आधा पार्ट ऐसा रहेगा और दूसरे वाले साइड में थोड़ा कोनिकल टाइप का पार्ट रहता है। एग्जैक्टली कोनिकल नहीं रहता बट थोड़ा कोनिकल टाइप का पार्ट होता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे एक कोन को प्लेस करें, तो कोन वाला पार्ट आराम से ऐसा प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक कोन वाला पार्ट का सरफेस हम लोग आराम से प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक्चुअल शेप कंसिडर किया जाता है, लेकिन हम लोग उसको डे टू डे यूज में हमेशा उसी फॉर्म में बनाएंगे जैसे ऊपर बनाए, ऐसा एक बड़ा लोब और एक छोटा सा लोब कंसिडर कर लिए। तो इसमें ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो कि हम लोग अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 और sp3 की बात करें, तो sp वाले पार्ट में परसेंटेज इस कैरेक्टर 50% है, sp2 वाले पार्ट में 33% है और sp3 वाले पार्ट में 25% है। तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि परसेंटेज की कैरेक्टर पहले वाले केस में 50% है और परसेंट दूसरे वाले केस में 66% है और थर्ड वाले केस में 75% है। तो अगर हम लोग इन तीनों ऑर्बिटल्स वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करें सेम न्यूक्लियस के लिए, तो जो s वाला ऑर्बिटल है, सॉरी जो sp वाला ऑर्बिटल है वो अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का होगा। तो इस केस में जो sp2 वाला पार्ट है वो थोड़ा लंबा टाइप का रहेगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और जो sp3 वाला पार्ट है वो सबसे इलोंगेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, एक सेकेंड, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये पार्ट अपने sp वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हम लोग का ये जो थोड़ा पर्पल वाला पार्ट है, लाइट पर्पल कलर, ये पर्पल वाला पार्ट sp2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सबसे इलोंगेटेड पार्ट था व्हाइट कलर का, इस चीज को हम लोग sp3 वाले पार्ट के लिए आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो अगर परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्फेरिकल टाइप का शेप, बल्किया टाइप का शेप ज्यादा रहेगा। अगर p कैरेक्टर बढ़ेगा तो p ऑर्बिटल लंबा टाइप का होता है, डम्बल टाइप का, तो इलोंगेटेड शेप वाला पार्ट ज्यादा निकल के आएगा, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम करते हैं। तो उसमें और भी चीजें हैं, जैसे वहां पे जो हम लोग पॉइंट डिस्कशन करते हैं, तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर हाइयर है मतलब साइज छोटा होगा ऑर्बिटल का। अगर ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा तो हम लोग इस चीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट से भी रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं। वैसे एक रिलेशन होगा जो यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को। जैसे एक हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि
sp वाले पार्ट का शेप क्या है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट से रिलेटेड एंगल हम लोग कैसे रिलेट कर पाएंगे, और उसके साइज के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो पहले तो ये चीज, अगर हम लोग ऑर्बिटल के साइज की बात करें तो जिसमें s कैरेक्टर हाईएस्ट होगा उस केस में हम लोग का ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा होगा, मतलब sp ऑर्बिटल सबसे छोटा होगा, sp2 थोड़ा बड़ा होगा, और sp3 वाला पार्ट सबसे बड़ा होना चाहिए। ये सबसे पहला केस निकल के आ गया। उसके बाद हम लोगों का जो बेसिक पार्ट हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही कम होना चाहिए। तो हम लोग इसी पार्ट में साइज के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। sp का साइज सबसे छोटा है तो sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईयर होगा, फिर sp2 का नंबर आएगा, और सबसे लास्ट में हम लोग sp3 वाले पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं। ये सेकेंड पॉइंट है जो हम लोग ध्यान रखते हुए काम कर सकते हैं। फिर एक और कंसिडरेशन ले सकते हैं, जैसे sp का शेप हम लोग लीनियर लेके चलते हैं। तो लीनियर का मतलब जो बॉन्ड एंगल है वो चीज हम लोग आराम से, मतलब बॉन्ड एंगल वाला पार्ट आराम से 180 डिग्री लेके चल सकते थे। बोला भी था कि बॉन्ड एंगल्स याद रखना है। sp2 वाले पार्ट में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के बराबर था, और sp3 वाले पार्ट में जो बॉन्ड एंगल था वो 109 डिग्री 28 मिनट्स के बराबर था। तो एक चीज देखो, जब sp था मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर हाइयर था तो बॉन्ड एंगल ज्यादा था। जब sp2 हुआ परसेंटेज s कैरेक्टर घटा तो बॉन्ड एंगल भी घटा। जब sp3 हुआ परसेंटेज s कैरेक्टर और घटा तो बॉन्ड एंगल और ज्यादा डिक्रीज हो गया। इसका मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। तो जो हम लोग साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में भी बोलते हुए काम कर सकते थे। वहां से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट को रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं कि बॉन्ड एंगल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना उतना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, और जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उस केस में जो हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना ही ज्यादा होता चला जाता है। ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। तो जैसे हम लोग थियोरेटिकल बात कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, एक्चुअल में sp3 जैसा हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि सही ये नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स में या हर एक कंपाउंड में एंगल्स जो है वो अलग अलग निकल के आते हैं। तो एंगल्स अलग अलग निकल के आते हैं तो एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन बोलना बहुत ही अब्सर्ड टर्म होता है, इसलिए फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन को भी हम लोग कंसिडर करना शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट उसी को ज्यादा प्रिसाइज माना जाता है, बट हम लोग के सिलेबस में वो चीज नहीं होता तो हम लोग इसलिए फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन वर्ड मेंशन नहीं करते। लेकिन तुम लोगों को वो चीज हम मेंशन करेंगे, मतलब फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसका तुम लोगों के पास एक आइडिया होना चाहिए। उस चीज को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जब खत्म होगा तो आराम से उस चीज को मेंशन करें। काफी यूनिक टॉपिक है, ध्यान रखने लायक टॉपिक है। ठीक है, समझ आया पूरा पार्ट कि बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इन सब चीजों का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। तो ये तो हम लोग जो उसमें नोट में जो पॉइंट लिखे हुए थे उन पॉइंट्स वाले पार्ट के डिस्कशन के लिए यूज कर रहे थे। तो जैसे ये जो पॉइंट था, सिंस द साइज ऑफ एस इन द इज स्मॉलर, ऐसा करके लिखा हुआ था, तो उस केस में स्मॉलर एंड डेंसर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो ऑर्बिटल के साइज में तो इस चीज को मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद फॉर द सेम एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड और एटम्स, तो ही ऑर्डर दे रखा है। sp का हाइब्रिडाइजेशन सबसे हाईएस्ट होगा, फिर sp2 का, और सबसे लास्ट में sp3 वाले पार्ट की बात कर सकते हैं, वो उधर अभी एक्सप्लेन किया, और उसके नीचे वही चीज मेंशन कर रखा है। बॉन्ड एंगल वाला पार्ट परसेंटेज इस कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होगा, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब बॉन्ड एंगल से भी हम लोग इन चीजों को आराम से रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं। और ये जो लास्ट पॉइंट है, the hybridization of an atom can be fractional based on the bond angle in the given atom। तो fractional hybridization हो सकता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज हम लोग थोड़ा बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के पॉइंट में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। हेलो, हाँ भैया, अरविंद का भी लगता है बैटरी डाउन हुआ।
अरविंद का भी नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। फिर आज कुत्ता क्यों इतना ज्यादा भौंक रहा है? अरे यार ये रोज भोगता है यार, तो हम लोग रूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, तो आज रूम में लाइट नहीं है तो हम बाहर बालकनी में बैठ के पढ़ा रहे हैं। हमको तो फ्रीडम है, हम कहीं भी बैठ के पढ़ा सकते हैं। ये तो रोज ही भोगते रहता है। और ऐसे बेकार लोग हैं, वो कुत्ते को भी टीका लगाते रहते हैं, रोज रोज कुत्ते का पूजा करते रहते हैं या उससे पूजा करवाते रहते हैं। वो समझ नहीं आता लोगों का। रोज उसको देखते हैं, कभी ऑरेंज टीका, कभी लाल टीका, कभी काला टीका। चलो भाई ध्यान दो। तो जैसे इसके आगे वाले पार्ट में कुछ कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग को डिस्कशन में। अच्छा, बॉन्ड फॉर्मेशन दे रखा, बॉन्ड लेंथ अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बॉन्ड लेंथ को अभी के लिए छोड़ सकते हैं, थियोरेटिकल पॉइंट है, बट अभी के लिए हम लोग उसको छोड़ के चलेंगे, ठीक है। बॉन्ड लेंथ को छोड़ देंगे, ये अपने काम का नहीं है। यार कुछ पेज नंबर में गड़बड़ी है क्या? 200। अच्छा, एक क्वेश्चन का डिस्कशन हो रखा, नहीं गड़बड़ी नहीं है, ओके। हाँ, एक ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है बिल्कुल प्रॉपरली। ये पॉइंट नोट में जो पॉइंट लिखा रखा, सॉरी, हाँ, ये पॉइंट बहुत ही पहली मतलब प्रॉपरली ध्यान रखना होगा। पहला तो ये पार्ट, pi bonds are formed by pure p और d orbitals. Hybrid orbital does not form pi bond. एक ये पॉइंट ध्यान रखना ही रखना है। मतलब जो pi bond का फॉर्मेशन होता है वो नॉर्मली प्योर p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं कर सकता है। जैसे तुम लोग को मालूम होगा या फिर याद होगा कि अगर हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल लेके चले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप बोला था ऐसा, मतलब ऐसा बड़ा लोब और छोटा लोब है। जबकि पाई बॉन्ड जब बनाते हैं तो पाई बॉन्ड में ऊपर भी ओवरलैप होता है और नीचे भी ओवरलैप होता है। तो अगर दोनों साइड ओवरलैप है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में इस तरह का ओवरलैप नहीं हो पाएगा। अगर ऊपर ओवरलैप हो भी जाता है तो नीचे ओवरलैप नहीं हो पाएगा। तो एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को अगर हम लोग कंसिडर करें तो उसके लॉन्ग केवल एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप है। अगर केवल एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप है तो पाई बॉन्ड तो नहीं बन पाएगा। तो इस एक पॉइंट का ध्यान रखना है, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के बेसिस पे नहीं बन सकता है। ये एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है, फर्स्ट पार्ट। दूसरा, अगर हम लोग ये मॉलिक्यूल लेके चले बेंजाइन, ठीक है, जैसे बेंजाइन होता क्या है अभी के लिए उसको कंसिडर कर लेते हैं, ये बेंजीन होता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन। नहीं नहीं, बेंजाइन अलग चीज होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन अलग चीज है भाई। तो वो बेंजीन रिंग जो बनता है। हाँ, ये बेंजीन है, ठीक है, ये तो बेंजीन रिंग है। और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, शायद आदित्य और प्रियांश नहीं सुना होगा। आदित्य और प्रियांश तुम लोगों को सजेशन भी दिए थे कि एक बार चैप्टर नंबर 4 रीड कर लेना, ठीक है, क्या रीड? हाँ भाई बोलो, आदित्य एंड प्रियांश रीड किया है चैप्टर नंबर 4? एकदम नालायक है, एक बार रीड कर लो उसको, ठीक है, रीड करो ताकि वो सब जब टर्म सब यूज करें तो तुम लोग कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, बिल्कुल अननोन टाइप का चीज नहीं होना चाहिए। वैसे रुको, हम तुम लोग का संडे को अलग से सुनने क्लास हैं लगाते सर। थे चैप्टर। हाँ ठीक है, सुन रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आदित्य शायद नहीं सुना है, ध्यान रखना है। जैसे अल्केन, अल्कीन, सुना अल्काइन। हो सर। अल्केन अल्काइन वाला जो होता है प्रोपेन बुटेन सब लाइन से एक फार्मूला से बना हाँ हाँ वही। तो जैसे अल्कीन है तो डबल बॉन्ड होता है। अल अच्छे कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जैसे बेंजीन है तो बेंजीन में डबल बॉन्ड है, लेकिन बेंजाइन बोला यहाँ पे टर्म ऊपर देखना, यहाँ बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में बेंजाइन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है टर्म, ठीक है। तो अगर बेंजाइन वर्ड दे रखा तो बेंजाइन का मतलब अल्काइन के जैसा स्ट्रक्चर बोल रहा है। तो जो बेंजीन है उसी बेंजीन में कोई एक डबल बॉन्ड जो है, केवल कोई एक डबल बॉन्ड, सारे जगह पे नहीं, कोई एक डबल बॉन्ड के जगह पे हम लोग का एक तीसरा बॉन्ड भी एग्जिस्ट करना शुरू कर जाता है। कोई भी एक जगह पे बना सकता है ऐसा। तो इस केस में जैसे उसको सर रिप्रेजेंट मैं करने का ऑफलाइन तरीका है कि नहीं सुनाई दी क्या बोली मैं। क्या हो गया? सर 20-30 सेकंड के लिए मुझे ऑफलाइन हो जाता है। हाँ ठीक है चलो। तो जैसे हम लोग जब बेंजीन की जगह बेंजाइन बोलेंगे तो बेंजाइन वाले पार्ट में कोई भी 3 डबल बॉन्ड, मतलब जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह पे एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो जैसे बेंजीन जो था उसकी जगह पे हम लोग एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड बना के बेंजाइन बना सकते हैं। और उसको ऊपर एक साइड में मॉलिक्यूल दे रखा है जिसको बॉक्स में क्लोज किया, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उसमें ढंग से देखो तो वहां वाले पार्ट में एक ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, तो इस चीज को बेंजाइन बोल सकते हैं। बेंजाइन एक सिंगल स्पीसीज हम लोग के सिलेबस के अंदर है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड। ये जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है, ये बाहर वाला पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है।
कैसे बनता है उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना है। जो बाहर वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला पार्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। अंदर के जो तीनों पाई बॉन्ड्स है, वो अंदर के तीनों पाई बॉन्ड्स pp ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेंगे, क्योंकि कार्बन है तो कार्बन के पास तो d ऑर्बिटल होता नहीं है, तो कार्बन के पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए p ऑर्बिटल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सारे के सारे पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेंगे, और ज्यादा प्रिसाइजली 2p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेंगे। लेकिन जो बाहर वाला तीसरा बॉन्ड बना, मतलब सॉरी जो चौथा पाई बॉन्ड बना, वो पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। तो ये एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने लायक है। वैसे बेंजाइन मॉलिक्यूल मतलब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मॉलिक्यूल आएगा। इनफैक्ट बहुत ही प्रॉपरली हम लोग अलग से एक टॉपिक में इस चीज को डील करते हैं। इस टॉपिक वाले मतलब बेंजाइन मैकेनिज्म है एक टर्म, उसमें हम लोग इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को वापस से डील करेंगे, तो वहाँ पे फिर से हम लोग ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, अपने आप ये चीज रिमाइंड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। और उसके अलावा एक छोटा सा ये भी पॉइंट अपने को ध्यान रखना है जो तुम्हारे स्क्रीन पे दे रखा, पाई बॉन्ड्स आर प्रेफरेबली फॉर्म्ड बाय हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। मतलब जो हम लोग पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कराएंगे, उसको बनाते वक्त हम लोग नॉर्मली उन ऑर्बिटल्स की यूज करते हैं जो हायर एनर्जी वाले पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जब हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे, तो हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ऑर्बिटल्स जाए, हो सकता है पाई बॉन्ड में कुछ ऑर्बिटल्स जाए। तो जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो सब हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, जो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे पार्ट पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में आराम से मूव करते चले जाएंगे। कैसे मूव करेंगे हम लोग उस चीज का डिस्कशन आराम से करते हुए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, इसके आगे हम लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बेसिकली डिस्कस करने वाले भी हैं कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक सेकंड। हाँ, चलो ध्यान दो। तो जैसे हम लोग मॉलिक्यूल के डिस्कशन की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले या CO2 मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा, थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल कोई चलो हम लोग कुछ और मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन करते हैं। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उसको अलग से हम वन नोट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना शुरू करें, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल हम लोग CH4 लेके चल सकते हैं। CH4 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ या हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहला पार्ट, सेंट्रल एटम क्या दे रखा, कार्बन। तो हमेशा फर्स्ट पार्ट में तो सेंट्रल एटम वाले पार्ट को देखो। तो अगर सेंट्रल एटम को देखेंगे तो इस केस में सेंट्रल एटम में ये चीज देख लेना कि उसका हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट क्या है। तो कार्बन वाले पार्ट पे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को दिखाई दे रहा है, sp3 निकल के आएगा। तो पहला चीज तो फिक्स हो गया कि हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3 है, ठीक है। क्योंकि इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग यूज करेंगे आगे, मतलब है तो प्रैक्टिकल चीज, लेकिन हम लोग उसको थियोरेटिकली समझेंगे इस तरीके से। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। पहला चीज, एक सेकंड रुको, हम रिकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई। हाँ ठीक है। पहला चीज ये है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब उसके बाद फिर हम लोग आराम से एटम्स के कॉम्बिनेशंस की बात कर सकते हैं, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के टाइम पे ऑर्बिटल के मिक्सिंग की बात कर सकते हैं। तो कार्बन वाले पार्ट के हम लोग वैलेंस शेल को यूज करेंगे। तो वैलेंस शेल 2s2 2p 2 के बराबर है। तो अगर 2s2 2p2 है, तो 2s वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और 2p वाले पार्ट में भी हम लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहला काम जो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग के मीथेन मॉलिक्यूल में CH4 वाले पार्ट में कोवेलेंसी 4 है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर मैंने राइट साइड में मेंशन किया, इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कोवेलेंसी 2 है। तो पहला काम कोवेलेंसी एक्सपेंड करके 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अगर एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में गए तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग उठा करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में डाल सकते हैं। मतलब 2p में हम लोगों के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकल के आ जाएंगे। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है ये चीज देखते हैं हम लोग। तो जैसे एक चीज दिख रहा है हम लोगों को कि हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन sp3 चाहिए, मतलब एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में जाएगा।
तो जो s ऑर्बिटल है 2s, इसके साथ मिक्सिंग करने के लिए हम लोगों को 3 p ऑर्बिटल चाहिए। तो हम लोग ये तीनों के तीनों p ऑर्बिटल को मिक्सिंग में आराम से लेके जा सकते हैं। तो जब इनका मिक्सिंग होगा तो हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि हाँ भाई एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में चला गया। इसका मतलब हम लोग के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए। और जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो उस केस में वो चारों ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली सेम एनर्जी पे होंगे, और उन चारों ऑर्बिटल्स वाले पार्ट में हम लोग जितने इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, उन इलेक्ट्रॉन्स को सिमिलरली ऑबो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पुंसुल वाले पार्ट के हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इस केस में चारों को एक एक करके फिल कर दिया। तो एक चीज तो हो गया कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, सब सेम एनर्जी पे निकल के आए, सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट एग्जिस्ट करना शुरू कर गया। ये अपना बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब एटम, मतलब जो सेंट्रल एटम है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो चुका। अब क्या करना है भाई? तो इस केस में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो जो पहला हाइड्रोजन है, तो पहला हाइड्रोजन वाला पार्ट, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s में होता है, 1s1। तो फर्स्ट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ एग्जिस्ट करेगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन करा के एक बॉन्ड बना सकते हैं। सिमिलर टाइप से जब हम लोग दूसरे हाइड्रोजन को लेके चलेंगे, तो दूसरे हाइड्रोजन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 1s वाले पार्ट में होते हुए आराम से ऑर्बिटल के ओवरलैप में जा सकता है। फिर उसके बाद जो तीसरा हाइड्रोजन है, ये वाला पार्ट तीसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन में चला जाएगा, और उसके बाद फिर जो फोर्थ हाइड्रोजन है, ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट आराम से चौथे अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्सिंग में चला जाएगा। तो ये काम हम लोगों ने पहले भी किया था कि दो एटम्स के कॉम्बिनेशन में हम लोग दोनों एटम्स को ओवरलैप करा रहे थे। बस डिफरेंस ये है कि हम लोग जो ओवरलैपिंग करा रहे हैं, उस ओवरलैपिंग वाले पार्ट में अब हम लोगों का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पार्ट दूसरे नॉर्मल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग में जा रहा है। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इस मिक्सिंग वाले पार्ट का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा, कैसे ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे। अब उसमें ये चीज है, जैसे सबसे पहला पार्ट, जब ऑर्बिटल मिक्स हुए तो उस केस में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कराया। और अगर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस केस में वो जो चारों ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे, वो चारों के चारों ऑर्बिटल्स को हम लोग हमेशा टेट्राहेड्रल शेप में डालते हुए काम करेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग डायग्राम में कि एक ऑर्बिटल वाला पार्ट ऊपर गया, दूसरा ऑर्बिटल उससे 109 डिग्री पे रहा, तीसरा ऑर्बिटल फिर से 109 डिग्री पे रहा, और चौथा वाला पार्ट भी 109 डिग्री के एंगल पे आया। तो 4 तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। उसके बाद हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन वाले पार्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप किया। फिर उसके बाद दूसरे ऑर्बिटल के साथ भी हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप किया, कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन रख देंगे। फिर तीसरे के साथ भी कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन होते हुए 1s ऑर्बिटल ओवरलैप किया, और चौथे एरिया में भी कॉमन इलेक्ट्रॉन हम लोग मेंशन करते हुए आराम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरीके से पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन हुआ, और फिर हम लोग ओवरलैप की बात कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़े छोटे मॉलिक्यूल्स को लेके डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स और लेना चाहिए था हमको, ध्यान नहीं दिया। पहले मान लो हम लोग ये लेके चल सकते थे BCl2 या फिर BeH2 ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। पहले BH2 लेके चले, तो सबसे पहला काम, सर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो सारे बॉन्ड इक्वल होंगे, तो जो हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि 3 बॉन्ड अलग और एक बॉन्ड, मतलब एक हाँ 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड वाला। एग्जैक्टली। तो उसके इसमें एक चीज मेंशन किया था ना कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट यूज करें तो क्या होगा। यहाँ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, मतलब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का बात खत्म हो चुका है। इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट था, वो थोड़ा गलत हो गया था, क्योंकि उस कंसेप्ट के हिसाब से एक बॉन्ड अलग होता और बाकी तीनों बॉन्ड अलग होते, मतलब आपस में सेम होते बट पहले वाले से अलग होते। बट एक्सपेरिमेंटली चारों बॉन्ड सेम निकल के आ रहे हैं। अगर चारों सेम निकल के आ रहे तो उधर से तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो अगर सवाल में कंडीशन मेंशन कर दिया, in a hypothetical situation, if pure atomic orbital overlap concept was true, then which of the following will be a correct statement? समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो जैसे इसमें हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों मॉलिक्यूल लेते हैं BH2 वाला पार्ट। तो सबसे पहला काम, जब भी मॉलिक्यूल दे रखा होगा
तो उस केस में पहले तो उसका लेविस स्ट्रक्चर बना के तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो हाइब्रिडाइजेशन BH2 में क्या है, sp। अब उसके बाद बेरिलियम वाले पार्ट में जो हम लोग का वैलेंस शेल है वो 2s2 है और 2p में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो उस केस में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p वाले पार्ट में हम लोग के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट अगर हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन sp चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि एक तो सॉरी 2 बॉन्ड चाहिए, मतलब कोवेलेंसी 2 है। अगर कोवेलेंसी 2 है तो इसका मतलब हम लोगों को एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोवेलेंसी वाला पार्ट तो हम लोग को 0 दिखाई दे रहा है। तो जो ग्राउंड स्टेट वाला पार्ट है इससे काम नहीं हो रहा, तो पहले एक्साइटेड स्टेट में गए, और अगर एक्साइटेड स्टेट में गए तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम लोग 2s वाले पार्ट से सीधा 2p वाले पार्ट में डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और बॉन्ड बने, बॉन्ड में हम लोग को sp हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। तो अगर sp चाहिए तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एक 2s ऑर्बिटल एक 2p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में चला गया, क्योंकि हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन sp चाहिए था, तो एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल चाहिए, तो हम लोग मिक्सिंग भी केवल उतने का ही करेंगे। तो एक s ऑर्बिटल जब एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में जाएगा तो उस केस में 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराएगा, और बाकी जो दोनों ऑर्बिटल्स थे जो p ऑर्बिटल मिक्सिंग में नहीं गए वो जैसे थे एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक छोटे से डिफरेंस के साथ एग्जिस्ट करेगा एनर्जी के कंसंट्रेशन में। उस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक चीज हम लोग सीखेंगे अभी। तो sp 2 ऑर्बिटल्स हो गए और p वाला पार्ट 2 ऑर्बिटल्स हो गए। sp वाला पार्ट दोनों एक ही साथ इसलिए मैंने रख दिया क्योंकि सेम एनर्जी पे एग्जिस्ट करेगा। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग आराम से यहाँ प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। तो पहला काम BH2 वाले पार्ट में जो बेरिलियम था सेंट्रल एटम, उसके ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में चले गए और हम लोग के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो 2 हाइड्रोजन्स हैं, इन दोनों के साथ हम लोग को ओवरलैप कराना है। तो एक हाइड्रोजन वाला पार्ट विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन आराम से मिक्सिंग में चला जाएगा एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और उसके बाद जो दूसरा हाइड्रोजन वाला पार्ट है विथ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन, ये आराम से ओवरलैप में चला जाएगा दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जैसे एक चीज बोल सकते हैं हम लोग इस कंसिडरेशन में कि हम लोग के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अगर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे 180 डिग्री पे। तो अगर एक ऑर्बिटल ऐसा है तो दूसरा ऑर्बिटल हम लोग जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर करते हुए काम कर सकते थे। तो ये तो अपने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब उसके बाद हाइड्रोजन का 1s है, तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का 1s ऑर्बिटल आराम से एक के साथ ओवरलैप किया, कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे वाले साइड में भी ओवरलैप किया, कॉमन एरिया वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे हाइड्रोजन के 1s वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये अपना विथ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम हम लोग BeH2 में कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। मान लो अगर हम लोग थोड़ा मॉलिक्यूल बढ़ाते हैं, थोड़ा हायर केस लेके चलते हैं, तो हम लोग BCl3 लेके चल सकते हैं। BCl3 BF3 सिमिलर टाइप का केस है, थोड़े वेरिएशन के साथ। पहला काम क्या करना है, तो उस केस में लेविस स्ट्रक्चर बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आ जाएगा, मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल चाहिए होगा अपने को। सबसे पहला कंसिडरेशन ये हो गया। फिर ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम कैसे आया, तो कंसिडरेशन में जो बोरोन है इसका वैलेंस शेल 2s2 2p1 लिखा। 2s में हम लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p वाले पार्ट में हम लोगों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ तो कोवेलेंसी 1 दिख रहा, बट इस गिवन मॉलिक्यूल में कोवेलेंसी 3 होना चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट से काम नहीं चल रहा, तो एक्साइटेड स्टेट में गए। जब एक्साइटेड स्टेट में गए तो 2s से 1 इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम लोग 2p में डाल सकते हैं। तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, अपना कुछ काम तो हो गया, कोवेलेंसी 3 निकल के आ गया। अब क्या करना है, तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp2 चाहिए, मतलब एक s ऑर्बिटल आराम से 2 p ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ मिक्सिंग में जाएगा। तो जब 2 p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में जाएगा तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं सर कि स्क्रीन नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन नहीं आ रहा है, शायद अनस्टेबल हो गया कनेक्शन। मेरा भी यार शुरुआत इधर में नहीं आ रहा था, वो बाकी लोगों को भी इंटरनेट नहीं का आ रहा क्या? प्रॉब्लम नहीं सुना रहा अद्वै, है।
बाकी लोग को आ रहा है? क्या आ रहा है सर। बाकी लोग का स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है ना? सो नेट प्रॉब्लम के कारण होता है। और नेट प्रॉब्लम है वैसे। प्रियांश तुम्हारा ऑडियो भी यहाँ शो नहीं कर रहा है हमको, वो नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ अरविंद तुम गायब हो गया था बीच में, नेट गायब हो गया था क्या अरविंद? इसको आवाज ही नहीं आ रहा। चलो रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो ध्यान दो। जिस तो दिन जैसे बारिश होता है उस दिन पकड़ता नहीं है नेट। यार थोड़ा नेट का प्रॉब्लम तो होगा, तुम लोग ब्रॉडबैंड लगवा लो, सही रहेगा सब लोगों के लिए, ठीक है। चलो ध्यान दो। जैसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हम लोग एक s ऑर्बिटल को दो p के साथ मिक्सिंग ले जाएंगे, क्योंकि जरूरत ही इतनी अपनी, एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल चाहिए। तो मिक्सिंग में लेके जब गए, तो यहाँ से हम लोग आराम से तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग का एक p ऑर्बिटल वाला पार्ट खाली रह जाएगा। तो एक चीज तो है कि तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर तीन इलेक्ट्रॉन थे तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग डिवाइड करके छोड़ दिए। अब उसके बाद क्या करना है, तो जो क्लोरीन वाला पार्ट है, वो क्लोरीन वाला पार्ट इसके साथ ओवरलैप करेगा, लेकिन क्लोरीन का वैलेंस शेल 3s2 3p5 है। तो जो क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक्चुअल में s में तो है नहीं, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्लोरीन के अब p ऑर्बिटल वाले पार्ट को ओवरलैपिंग करने के लिए यूज करेंगे रेदर देन s ऑर्बिटल वाला पार्ट। जैसे हाइड्रोजन में 1s था, तो 1s पे ऑर्बिटल यूज कर रहे थे, तो क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हम लोग का बेसिक कंसेप्ट था, वही दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्लोरीन के केस में ये जो p ऑर्बिटल है, ये पार्ट ही ओवरलैपिंग के लिए काम में आएगा, तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इसके डायग्राम को हम दूसरे ओरिएंटेशन में डाल दे रहे हैं। p ऑर्बिटल वाले पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन हम लोग लेते हुए चल रहे थे, तो यहाँ से एक ओवरलैप वाला पार्ट हो गया। फिर उसके अलावा जो दूसरा ओरिएंटेशन है, उसके लिए भी कंसिडरेशन ले सकते हैं सिमिलर टाइप का। दूसरा p ऑर्बिटल वाले पार्ट में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे थे, और आराम से हम लोग ओवरलैप वाला पार्ट सेकेंड वाले पार्ट के साथ कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड वाले पार्ट के साथ भी सेम कंसिडरेशन निकल के आ सकता है। तो तीसरे क्लोरीन वाले पार्ट का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो आराम से थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग में चला गया। तो यहाँ तक के पार्ट में तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस s की जगह p ऑर्बिटल गया था। बट जो डायग्राम है, उस डायग्राम वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा कंसिडरेशन ले सकते हैं। क्या कंसिडरेशन ले सकते हैं वैसा देख लो। जैसे पहला पार्ट, ये हम लोग का हाइब्रिड ऑर्बिटल था, वो sp2 था। तो sp2 तीन ऑर्बिटल्स बने थे, तो हम लोग तो पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओरिएंट कर देंगे। तो पहला पार्ट एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा वाला पार्ट 120 डिग्री पे होगा, और तीसरा वाला पार्ट फिर से वापस से 120 डिग्री वाले पार्ट पे निकल के आएगा। तो ये तीनों तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। उसके अलावा अब हम लोग के पास, जैसे ऊपर का जो केस था, तो हाइड्रोजन का हम लोग 1s ऑर्बिटल लेके चल रहे थे, तो s का स्फेरिकल शेप होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्फेयर मेंशन किया था। लेकिन BCl3 में हम लोग क्लोरीन के p ऑर्बिटल को लेके चल रहे हैं, और उसमें भी थर्ड 3p ऑर्बिटल को लेके चल रहे हैं। तो हम लोग का जो अब यहाँ पे ओवरलैप बनेगा, वो s वाले पार्ट के साथ नहीं बनेगा, वो p वाले पार्ट के साथ बनेगा। p वाले पार्ट के साथ बनने का मतलब है एक डंबल शेप इधर मेंशन कर दिया, दूसरा डंबल शेप दूसरे साइड मेंशन कर दिया, और तीसरा डंबल शेप तीसरे साइड मेंशन करके आराम से काम कर सकते हैं। तो ये अपना BCl3 का स्ट्रक्चर होगा, और हर एक पार्ट में जो कॉमन एरिया है, इसमें हम लोग दो दो इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। तो ये अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा अगर हम लोग BCl3 वाले पार्ट का ऑर्बिटल डायग्राम कंसिडर करें। तो यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। तो ये बी का शेप ऐसा क्यों है, बीच वाला जो व्हाइट वाला है? किसका शेप? बी कैसे तीन क्यों निकला हुआ है? बी वाले केस में लास्ट में ये बना है। ये जो लास्ट में शेप बना यही ना? हाँ सर, उसमें ये जो बीच हाँ, में तो तीन। बीच में तीन इसलिए निकला है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ये जो पार्ट है जिसको रेड से मार्क कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। हम लोग जब मिक्सिंग किए, तो एक एस ऑर्बिटल हम लोग के दो p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में गया,
इसका मतलब जब एक s ऑर्बिटल 2p के साथ मिक्सिंग में जाएगा तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अगर 3 ऑर्बिटल बना तो तीनों ऑर्बिटल्स के रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए हम लोग शेप क्या डिस्कस किए थे, तो ट्रायंगुलर या प्लानर शेप डिस्कस किए थे। तो उस केस में जो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, जैसे मान लो इसको ऐसा अलग से डायग्राम में मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। अब लेकिन जो ऑर्बिटल्स बने हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है और सब के सब उसी बोरोन के अलोंग है, मतलब उसी बोरोन के अलोंग सबको ओरिएंटेशन में जाना है। तो एटम तो एक ही है, उसी एक एटम के अलोंग 3 ऑर्बिटल को प्लेस करना है। तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक ऑर्बिटल को जहाँ पे रखा, दूसरे को उसको 120 डिग्री पे रखा, तीसरे को उसके भी 120 डिग्री पे रखा, तो तीनों एक ट्रायंगल के फॉर्म में ओरिएंट हो गए। फिर उसी में आगे ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कराए, दूसरा ओवरलैपिंग करके दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा ओवरलैपिंग करके तीसरा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। समझ आया? यस सर। यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। वैसे ये जो नोट्स मैंने ऑर्बिटल डायग्राम का मेंशन किया है, इस नोट्स का पीडीएफ भी अभी हम तुम लोगों को सेंड कर देंगे ताकि ये चीजें आराम से क्लियर हो जाए तुमको। और इन ऑर्बिटल डायग्राम के पार्ट के जो क्वेश्चन थे, जो 3 मॉलिक्यूल्स है, इन तीनों मॉलिक्यूल्स को एक बार खुद से भी ट्राई करके देखना, और खुद से भी ट्राई करके देखने के बाद एक स्ट्रक्चर वापस से खुद से ट्राई करके देखना। मतलब ये जो एग्जांपल ये तुम्हारे लिए एक तरीके से होमवर्क होगा। NH3 में इस तरीके से ही हम लोगों को ऑर्बिटल डायग्राम मेंशन करना है। मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोगों का जो ऑर्बिटल वाला डायग्राम है वो कैसे बनेगा, कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, तो उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, इस मॉलिक्यूल के लिए एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, आज के लिए हम क्लास कितने में एंड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी डाउन है, मेरे हिसाब से शायद फोन मेरा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। और ये पीडीएफ जो है ये तुमको अभी हम सेंड कर देते हैं, एक सेकंड। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक बार उसको ढंग से देख लेना, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसमें जो पॉइंट लिखवाया था कि हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स वाले पार्ट को हम लोग प्रिफरेबली यूज करते हैं, तो उस चीज का पॉइंट जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कशन में यूज करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में वेस्पर थ्योरी और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग आराम से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स आराम से डिस्कस करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से। और जिन लोगों का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था वो लोग थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है लेक्चर आज अपलोड करने में दिक्कत हो, तो हम लोग कल तक अपलोड कर देंगे। जैसे लाइट आएगा वैसे हम लोग ये लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाय बाय।